अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। ईकेट मैथमेटिक्स के हवाले से हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है चैप्टर नंबर 7 सेकेंड ईयर का वेक्टर्स से जो रिलेट करता है। और इसमें हमने डिस्कस करना है कि वेक्टर्स क्या होते हैं। सबसे पहले तो हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना लाजमी है कि जो क्वांटिटीज़ होती हैं वो कितनी तरह की होती हैं। आप लोगों ने याद रखना है हमारे पास दो तरह की क्वांटिटीज़ पॉसिबल हैं, या तो वो स्केलर्स होती हैं या फिर वो क्या होती हैं, वेक्टर्स होती हैं। अब जो क्वांटिटीज़ स्केलर होती हैं उनके लिए आप लोगों ने याद रखना है स्केलर्स ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको अगर आपने कम्प्लीटली डिस्क्राइब करना है तो उनके लिए आपको सिर्फ और एक ही चीज़ चाहिए, वो है उनकी मैग्नीट्यूड। और वेक्टर्स कैसी क्वांटिटीज़ होती हैं, ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको अगर आपने कम्प्लीटली डिस्क्राइब करना है तो मैग्नीट्यूड के अलावा आपको एक और चीज़ चाहिए, डायरेक्शन भी चाहिए। और जो यूनिट वाली बात है, यूनिट लाजमी है भी और नहीं भी। फॉर एग्ज़ाम्पल, लाजमी नहीं है कि हर फिज़िकल क्वांटिटी के लिए आपको यूनिट रिक्वायर हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम स्ट्रेन वगैरह को पढ़ते हैं तो जिसके लिए यूनिट नहीं होता, स्ट्रेस है उसका यूनिट होता है, पावर का यूनिट होता है। हम कुछ रेशोस को देखते हैं फिज़िक्स के अंदर, अगर हम बात करें तो उन रेशोस के यूनिट्स नहीं होते। फॉर एग्जांपल एफिशिएंसी आप ले लें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लें, तो जो यूनिट है वो कंपल्शन नहीं है किसी भी क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए। तो जो स्केलर्स हैं उनके लिए हमें सिर्फ क्या चाहिए, हमें स्केलर्स के लिए मैग्नीट्यूड चाहिए, यूनिट हो भी सकता है नहीं भी। और वेक्टर्स के लिए मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी चाहिए और यूनिट हो भी सकता है नहीं भी। इस चीज़ का मतलब, पहला पॉइंट जो हमने यहाँ से अभी सीखा, हर फिजिकल क्वांटिटी, एवरी फिजिकल क्वांटिटी हैव ऑलवेज मैग्नीट्यूड। हर फिजिकल क्वांटिटी की मैग्नीट्यूड लाजमी होती है, ये चीज़ याद रखनी है। तो वेक्टर की एक डेफिनेशन हमारे सामने आ गई, अ फिजिकल क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, उसको मैं क्या बोलता हूँ, वेक्टर बोलता हूँ। अब एक चीज़ याद रखनी है आप लोगों ने, ये कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है वेक्टर की। वेक्टर के लिए एक और शर्त भी है, जितनी भी वेक्टर्स क्वांटिटी हैं वो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करती हैं। मैं रिपीट कर देता हूँ, जितनी भी वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं वो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को क्या करती हैं, फॉलो करती हैं। अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी, आपके पास कोई ऐसी क्वांटिटी आ जाती है जो कि लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करती और वो डायरेक्शन भी रखती है, तो वो फिर स्केलर में आएगी, वो वेक्टर नहीं कहलाएगी। ये चीज़ आपने याद रखनी है क्योंकि ही कैट में एमसीक्यू पूछा जा चुका है। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं वेक्टर्स की। फॉर एग्जांपल, डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, वेट, फोर्स, मोमेंटम, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, जब वो फोर्सेस जो होती हैं वो सारी की सारी वेक्टर्स हैं। अब वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करना है? पहला ऑप्शन वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का ये होता है कि आप उसके ऊपर एरो हेड लगा दें। सेकंड ऑप्शन आपके पास ये होता है कि आप उसको बोल्ड कर दें, बोल्ड फेस कर दें। थर्ड होता है आप उसके नीचे लाइन लगा दें। एक और कन्वेंशन भी है, आप यही बार उसके ऊपर लगा दें। इसी तरह एक और पांचवी कन्वेंशन भी यूज़ होती है, उसके ऊपर हैट लगा दें। लेकिन जो हैट वाली चीज़ है वो हमेशा आपके पास किस तरह हमने यूज़ करनी होती है, फॉर यूनिट वेक्टर्स होती है। आगे जाके डिटेल्स में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर्स के अंदर। अगर ग्राफिकली वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए एक आपके पास डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट होती है जिसके एक एंड के ऊपर एरो होता है। इस लाइन का नाम होता है रिप्रेजेंटेटिव लाइन। मैं रिपीट कर देता हूँ, अगर ग्राफिकली वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करना है हमने तो उसके लिए एक स्ट्रेट लाइन होती है, एक डायरेक्टेड लाइन इसको बोलते हैं। इस डायरेक्टेड लाइन का जो नेम होता है इसको हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव लाइन। इसका जो ये वाला पॉइंट है इसको हम इनिशियल पॉइंट बोलते हैं या टेल बोलते हैं। ये वाला पॉइंट इसका हेड, टर्मिनेटिंग पॉइंट या सेंस भी कहलाता है। और इस लाइन की अकॉर्डिंग टू चूजन स्केल, हमने एक स्केल चूज़ किया होता है, उसके मुताबिक कुछ लेंथ होती है। उस लेंथ की जो मैग्नीट्यूड होती है, उस लेंथ की जो नॉर्मल न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होती है उसको मैग्नीट्यूड भी बोलते हैं, लेंथ ऑफ द लाइन भी बोलते हैं, नॉर्मल भी बोलते हैं। तो ये चीज़ तो आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। और जो हेड होता है, ठीक है, सॉरी, ये जो टेल है आपके पास, टेल हमेशा उस पॉइंट के ऊपर लगाई जाती है जहाँ पे फोर्स एक्ट कर रही होती है, जहाँ पे वेक्टर एक्ट कर रहा होता है। तो ये आपके पास एक्शन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन को रिप्रेजेंट करती है टेल। और जो हेड होता है ये टर्मिनेटिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है और डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। मैं रिपीट कर देता हूँ सारी चीज़ें। इस लाइन को रिप्रेजेंटेटिव लाइन बोलते हैं, ये टेल इनिशियल पॉइंट, हेड या सेंस टर्मिनेटिंग पॉइंट। इसकी जो लेंथ होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, वो मैग्नीट्यूड को, नॉर्म को या लेंथ ऑफ लाइन कहलाती है। टेल हमेशा आपके पास पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन को रिप्रेजेंट करता है और जो हेड होता है ये डायरेक्शन या टर्मिनेटिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है।
स्पोर्ट, द लाइन ऑफ इनफाइनाइट लेंथ ऑफ विच द वेक्टर इज अ पार्ट। एक इनफाइनाइट लेंथ जिसका वेक्टर हिस्सा होता है उस लाइन को हम स्पोर्ट का नाम देते हैं। सेंस और डायरेक्शन, मैंने अभी आपको बताया हेड है, तो सेंस ऑफ डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इज फ्रॉम इट्स इनिशियल पॉइंट टू इट्स टर्मिनेटिंग पॉइंट, के इनिशियल से लेके फाइनल तक जी ये इसकी डायरेक्शन है वेक्टर की। वेक्टर्स को अगर रिप्रेजेंट करना है तो दो तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, प्लेन में भी और स्पेस में भी। फॉर एग्जांपल हमने वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करना है इन प्लेन, तो प्लेन के अंदर हम वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें दो कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर्स जिनको बोलते हैं एक्स वाई में, और ये एक रियल नंबर आर के क्या होते हैं, सेट होते हैं। और किसी वेक्टर की प्लेन में एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करने से पहले मैं आपको ये चीज़ समझा देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये पॉइंट पी है, ठीक है, और इस पॉइंट पी तक मैंने मूव करना है। अब इसके कोई भी कोऑर्डिनेट आप ए बी रख लें, एक्स वाई रख लें, कुछ भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स एंड वाई, जिस तरह ये लाइन हमने कहा कि एक लाइन ए बी है और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स और वाई। तो ये जो एक्स होता है ये अब किसके सामने हमने लिखा है आई हैड, आई हैड यूनिट वेक्टर है इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स, और वाई के साथ लिखा है जे हैड, ये यूनिट वेक्टर है इन द डायरेक्शन ऑफ वाई। तो इस चीज़ का मतलब मुझे एक्स यूनिट अलोंग एक्स एक्सिस मूव करना पड़ेगा। अगर मैं इस पॉइंट पी तक जाना चाहता हूँ, मैं रिपीट कर देता हूँ, इस पॉइंट पी तक जाने के लिए मुझे एक्स यूनिट्स कहाँ पे मूव करना पड़ रहा है, इन इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, और जो वाई यूनिट्स हैं इन द डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस मूव करना पड़ेगा। आप किसी भी पाथ से जाए, आप इस पाथ से भी जाते हैं तो वाई यूनिट्स वाई में और एक्स यूनिट्स एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा टू रीच पॉइंट पी। अगर इसके कोऑर्डिनेट्स ए और बी होते तो हम कहते हैं कि मुझे ए यूनिट्स एक्स एक्सिस में और बी यूनिट्स वाई एक्सिस में। तो जब ये लिखा होता है एक्स और वाई, तो ये पहला पॉइंट आपको किसको रिप्रेजेंट करता है, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन को, दूसरा वाई की। अब इस एक्स वाई की जगह ए बी हो सकता है, 1 2 हो सकता है, कोई भी वैल्यू गिवन आपको हो सकती है। तो ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है। एक चीज़ तो ये, दूसरा इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स और वाई फॉर एग्जांपल है, तो एक्स मुझे क्या बताता है, एक्स मुझे बताता है ये पॉइंट वाई एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है। तो अगर एमसीक्यू आ जाए, आपको कोई कोऑर्डिनेट 1 और 2 दे दिया जाए और आपसे पूछ लिया जाए इसमें से बताएं जी जो आपके पास इसका एक्स कंपोनेंट है वो वाई से कितना दूर है, तो अगर उसकी वैल्यू 1 थी तो हम कहेंगे जो एक पॉइंट है एक्स के लॉन्ग 1, तो ये वाई एक्सिस से 1 यूनिट्स अवे है। तो ये अभी यहाँ पे चूँकि एक्स लिखा हुआ है तो मैं कहूँगा ये वाई एक्सिस से एक्स अवे है, और वाई वाली वैल्यू मुझे बताती है डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, वाई एक्सिस से कितना एक्स, सॉरी वाई वैल्यू बताती है डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस से कितना अवे। पहली वैल्यू हमें बताएगी डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, और दूसरी वैल्यू बताएगी डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। ये चीज़ भी आपने याद रखनी है। फिर मैग्नीट्यूड हमने इसकी फाइंड आउट करनी है, जिसको मैंने कहा उसको लेंथ ऑफ द लाइन नॉर्म बोलते हैं। तो जो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू अगर वेक्टर फॉर्म में लिखनी है तो एक्स आई प्लस वाई जे। मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है तो सिंपल सा वे होता है, पहले का स्केयर प्लस दूसरे का स्केयर और उसका स्केयर रूट। अब क्वेश्चन ये है कि आई और जे का हमने स्केयर क्यों नहीं लिया यहाँ पे, उसको शामिल क्यों नहीं किया। देखिए ये यूनिट वेक्टर है, और यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसकी मैग्नीट्यूड होती है 1। जब आई का स्केयर लेंगे 1 की मैग्नीट्यूड, 1 का स्केयर 1 है, तो 1 को एक्स स्केयर से मल्टीप्लाई करेंगे वो यही रहेगा। इस वजह से हम आई और जे के स्केयर को साथ में नहीं लिखते। तो ये इसकी जो मैग्नीट्यूड है ये हमें क्या बताती है, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू, या डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स भी बताती है कि इस पॉइंट पी और ओ के दरमियान डिस्टेंस कितना। स्पेस के अंदर अब यहाँ पे था कि हमने वेक्टर को प्लेन में रिप्रेजेंट करना है तो हमें दो कोऑर्डिनेट्स चाहिए और एक एंगल चाहिए होता है प्लेन में, और एंगल कहाँ से लेना है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो एक एमसीक्यू तो हमें ये क्लियर हो गया कि प्लेन में वेक्टर्स को रिप्रेजेंट के लिए दो कोऑर्डिनेट्स चाहिए और एक एंगल चाहिए, और एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस से इन एंटी क्लॉकवाइज मेजर किया जाता है। जब स्पेस की बात करते हैं तो हमें तीन कोऑर्डिनेट्स चाहिए होते हैं और तीन एंगल्स चाहिए होते हैं। मैं रिपीट कर देता हूँ, तीन कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जी, और कितने एंगल्स चाहिए, तीन चाहिए, फ्रॉम रिस्पेक्टिव एक्सिस, एक्स से वाई से और जी से शॉर्टेस्ट एंगल लेते हैं, और वो क्लॉकवाइज भी हो सकता है और एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। ये तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन होगी। अगर इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है तो सेम एक्स का स्केयर प्लस वाई का स्केयर प्लस जी का स्केयर इंटू इसका स्केयर रूट। अब ये देखें, ये पॉइंट पी था 2 3 5, पहला पॉइंट ये एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में 3 बताता है, वाई एक्सिस की डायरेक्शन में, और जो 5 है ये जी एक्सिस की डायरेक्शन में बताता है। और दो पॉइंट्स के दरमियान अगर डिस्टेंस लेना है तो यहाँ पे फार्मूला डिस्टेंस फार्मूला, फॉर एग्जांपल एक पॉइंट पी था x1 y1 z1, फॉर एग्जांपल ये पॉइंट रीजन था 0 0 0, ठीक है, और दूसरा पॉइंट पी था, और दूसरा पॉइंट q x2 y2 z2। अब डिस्टेंस फाइंड करना है तो करना क्या है,
सेकंड पॉइंट का रिस्पेक्टिव कोऑर्डिनेट मतलब x2 माइनस x1 इसका स्केयर प्लस y2 माइनस y1 इसका स्केयर प्लस z2 माइनस z1 इसका स्केयर। तो कोई भी दो वैल्यूज़ दी गई होंगी, इस फार्मूले में पुट करके उसका स्केयर रूट लें तो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स आएगा। अगर सिर्फ दो पॉइंट्स होते तो फिर ये z वाला ना आता, बल्कि क्या आता, x2 माइनस x1 का स्केयर प्लस y2 माइनस y1 का स्केयर, और आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। चूँकि ये प्लेन स्पेस की बात हो रही है तो इसमें z भी इन्वॉल्व हो जाएगा आपके पास। तो ये बेसिक चीज़ें थी आज के लेक्चर के हवाले से जो आपको इंपॉर्टेंटली बेसिक पता होना चाहिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्दर एमसीक्यूज़ को डिस्कस कर रहे होंगे और फर्दर थ्योरेटिकली कुछ चीज़ें आपको जो सॉल्व करके यहाँ पे स्लाइड्स की मदद से जब ऑन बोर्ड समझाई जाएंगी, ये सारी चीज़ें आप किस तरह से चलेंगी। तो ये जो बेसिक चीज़ें हैं फ़िलहाल के लिए आपको ये बेसिक चीज़ें क्लियर आउट